हाइगन का तरंग सिद्धांत। हाइगन वैज्ञानिक हैं और इससे पहले आपको बताया था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। लाइट के लिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत, और उसमें प्रकाश को कॉर्पस्किल माना गया था, कणिका माना गया था। और अंत में ये भी दिखाया कि वो थ्योरी बेसलेस है, निराधार है, उसको फिजिक्स में काउंट ही नहीं किया जाता है, ड्रॉप कर दिया गया उसको। तो अब रही बात, इसके बाद आता है लाइट के बारे में, हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, हाइगन का तरंग सिद्धांत। इसमें थोड़ा सा एक तरफ आपका ध्यान खींचना चाहेंगे कि जब आप 10th क्लास में थे या उससे भी नीचे थे, तो गुरुजी ने आपको बताया हुआ था साउंड बताते समय कि द डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम इज कॉल्ड वेव। फॉर प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेव द प्रेजेंस ऑफ मीडियम इज नेसेसरी कंडीशन। इन एब्सेंस ऑफ वेव, इन एब्सेंस ऑफ मीडियम, we do not imagine about wave और प्रोपगेशन ऑफ वेव। माध्यम के विक्षोभ को तरंग कहा जाता है। तरंग के उत्पत्ति के लिए और तरंग के संचरण के लिए माध्यम का होना एक आवश्यक शर्त है। माध्यम के अनुपस्थिति में न तो तरंग के उत्पत्ति की कल्पना किया जा सकता और न तरंग के संचरण की कल्पना किया जा सकता। अर्थात वेव, तरंग उत्पन्न होने के लिए भी माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए, और तरंग को गमन करने के लिए, प्रोपगेट होने के लिए भी मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए। ये बात आपको गुरुजी ने साउंड चैप्टर बताते समय यही बोला था, यही बताया था। और जब थोड़ा सा आगे वही गुरुजी बढ़े, लाइट जब शुरू किए, तो उन्होंने कहा था कि प्रकाश एक तरंग है, लाइट इज ए टाइप ऑफ वेव, और यह निर्वात से होकर गमन कर जाता है, एंड इट इज प्रोपगेट फ्रॉम वैक्यूम। कि प्रकाश तरंग है और ये निर्वात से भी गमन कर जाता है। एक तरफ कह रहे हैं कि प्रकाश तरंग है, एक तरफ कह रहे हैं कि प्रकाश तरंग है, निर्वात से गमन करता है। और इससे पहले आपको उन्होंने बताया था कि तरंग के उत्पत्ति के लिए और तरंग के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। यानी उधर बोले कि माध्यम का होना आवश्यक है, और इधर बोल रहे हैं कि निर्वात से भी गमन कर जाता है, यानी बिन माध्यम के भी गमन कर जाता है। ये क्या है भाई? यहाँ तो कंट्राडिक्शन है। तो मैं बताऊं कि इसके बारे में भी पहले ही थोड़ा सा बताया है। खैर, उसको अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया था, लेकिन उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। अभी आपका नॉलेज जिस स्टैंडर्ड पर है उसी स्टैंडर्ड से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये सवाल पैदा होता है कि यदि प्रकाश तरंग है तो निर्वात से गमन नहीं कर सकता, और यदि प्रकाश निर्वात से गमन करता है तो तरंग नहीं है। ये दो बात आ रही है। अब इस पर हाइगन ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, और दिमाग लगाते हुए उन्होंने ये कहा
कि प्रकाश तरंग है, लाइट इज ए वेव, प्रकाश तरंग है, और यह एक ऐसे माध्यम से गमन करता है, एक ऐसे कल्पित माध्यम से, इमेजिनरी मीडियम से गमन करता है, प्रोपगेट होता है, जो पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के सभी पदार्थों में, यहाँ तक कि निर्वात में भी पाया जाता है। और इस कल्पित माध्यम का नाम उन्होंने ईथर रख दिया। वो आपको केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं बोल रहे हैं बेटा ना, कि जिसको सूंघ के आदमी बेहोश हो जाता है। हम बोल रहे हैं कि हाइगन द्वारा कल्पना किया हुआ एक माध्यम है जिसका नाम ईथर रखा गया है। यह माध्यम पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के सभी पदार्थों में पाया जाता है, यहाँ तक कि वैक्यूम में भी पाया जाता है। वैक्यूम का मतलब कि निर्वात में भी, अर्थात जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पर भी ईथर पाया जाता है। ये कल्पना हाइगन ने किया, और इस ईथर की इलास्टिसिटी मैक्सिमम यानी प्रत्यस्थता महत्तम और डेंसिटी मिनिमम लगभग नेग्लिजिबल यानी घनत्व न्यूनतम लगभग नगण्य होता है। इस माध्यम को व्यवहार में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो क्या है कि पहले तो मैंने ये बताया कि ईथर के बारे में, ईथर के बारे में बताया कि ईथर हाइगन द्वारा कल्पित एक माध्यम है जो पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के सभी पदार्थों में, यहाँ तक के निर्वात में भी पाया जाता है। इसकी इलास्टिसिटी मैक्सिमम और डेंसिटी मिनिमम होता है, जिसके कारण इसे व्यवहार में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और इसी माध्यम से होकर प्रकाश गमन करता है, प्रकाश प्रोपगेट करता है। अर्थात हाइगन के अनुसार प्रकाश तरंग है, लाइट वेव है, और ये किसी दूसरे मीडियम से नहीं, ईथर से होकर गमन करता है, हवा से गुजरता है। का मतलब कि हवा में जो ईथर है उससे गुजरता है। पानी से गुजरता है, का अर्थ है कि पानी में जो ईथर है उससे गुजरता है। वैक्यूम से गुजरता है, का अर्थ है कि वैक्यूम में जो ईथर है उससे गुजरता है, वगैरह वगैरह। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इसको हम कैसे मान लें। वो जो कह रहे हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है, ब्रह्मांड के सभी पदार्थों में पाया जाता है, वैक्यूम में पाया जाता है और व्यवहार में प्राप्त नहीं हो सकता, यानी कि न हम उसे देख सकते हैं, न हम उसे सूंघ सकते हैं, न हम उसे पकड़ सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, फील भी नहीं कर सकते। तो हम कैसे मान लें कि इसमें ईथर होता है? जायज़ है, आपका ये क्वेश्चन जायज़ है, आपका ये सोचना 100% सही है। आप एब्सोल्युटली करेक्ट पॉइंट पर हैं। लेकिन इसी पर मैं यदि एक क्वेश्चन पूछ दूं तो क्या मैं गलत हूँ? गलत पॉइंट पर हूँ। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि मैं पूछूं कि आप ईश्वर को मानते हो? आपका जवाब होगा हाँ, हम तो धर्म प्रधान देश के रहने वाले हैं, मानते हैं किसी न किसी रूप में ईश्वर, अल्लाह, गॉड वगैरह किसी न किसी रूप में हम मानते हैं। ठीक, मानते हैं। तो मैं पूछूं कि कभी ईश्वर को देखा, अल्लाह को देखा? आपका जवाब होगा नहीं। कभी सूंघा? नहीं। कभी अनुभव किया? नहीं। तो फिर क्यों मानते हैं?
तो जब ईश्वर को आपने देखा नहीं, प्राप्त नहीं किया, सूंघा नहीं, कभी भेंट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आपको ईश्वर में अटूट विश्वास है और एकदम दिन रात मंदिर में या मस्जिद में या गिरजा में या गुरुद्वारा में एक किए हुए हैं कुछ लोग कि ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की प्रसन्नता चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए। आप भी बोलते हैं बात बात में ईश्वर की कृपा। कौन ईश्वर? दिखाइए हमको व्यवहार में लगे, किसी तरह से फील कराइए हमको। तो आप कहेंगे कि मायने नहीं देखा, आप कहेंगे कि मैंने नहीं प्राप्त किया, मुझसे भेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर फकीर जो थे, उन लोगों ने यह अनुभव किया था या देखा था या उनसे भेंट हुई थी, ऐसा कई तरह के बुक में लिखा हुआ है और उन्हीं का कहना हम मानते हैं। एकदम सही हैं आप, उसी पर तो हम लोग मानते हैं। तो यही बात मान लीजिए ना कि वो लोग तपस्या किए तो ईश्वर की अनुभूति उन्हें हुई और उन लोगों ने हम लोगों को बताया। इसी तरह से हाइगन ने तपस्या की और तपस्या के आधार पर उनको अनुभव हुआ कि हर जगह ईथर है, ईथर के पार्टिकल्स हैं। तो जब वो अपने तपस्या से ये समझ गए तो वो बता रहे हैं, तो नहीं ज़्यादा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हाँ ईथर भी है। तो खैर चलिए, अब हो गया कि ईथर है और इसी ईथर से होकर प्रकाश गमन करता है। फिर आप कह रहे होंगे कि क्या गजपच सब कर रहे हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता। मैं बताता हूँ, मैं पूछूं कि आपके पास कितने प्रकार के वाहन हैं, आपका जवाब होगा कि फ़िलहाल तो 3 प्रकार के हैं। कहाँ कहाँ तो एक एयर में चलने वाला एरोप्लेन वगैरह, एक वाटर में चलने वाला स्टीमर पनडुब्बी वगैरह, और एक ज़मीन पर चलने वाला बस ट्रक जीप वगैरह। फिर हमने कहा कि ये पृथ्वी पर जो चलने वाले वाहन हैं उनके पथ के आधार पर बताइए कि वो कई प्रकार के होते हैं। तो आपका जवाब होगा 2 प्रकार का। कहाँ तो एक तो सड़क बनाए हैं, सड़क पर चलता है सवारियाँ सब हर तरह का, और एक ज़मीन पर ट्रैक बनाए हुए हैं, लोहा लकड़ी पत्थर क्या क्या मिला के हम लोग ट्रैक बनाए हुए हैं, उस ट्रैक पर चलता है। ये बस ट्रक ये सब के सब ट्रैक पर चलते हैं और वो ट्रेन वगैरह जो है वो रोड पर चलती है। आपका जवाब होगा ना उल्टा बोल रहे हैं आप। ये बस ट्रक जीप ये जितना चीज़ है वो सब सड़क पर चलता है, रोड पर चलता है, और ट्रेन जो है वो ट्रैक पर चलती है, रेलवे ट्रैक पर चलती है। बात सही है। तो उसी प्रकार से तो हम कह रहे हैं कि ये अगर ट्रैक जो है, रेलवे ट्रैक जो है वो मुजफ्फरपुर से ट्रैक आ रही है और बेतिया आके ख़त्म करके उसको किसी रोड से मिला दें, तो मुजफ्फरपुर से ट्रेन आवेगी, बेतिया तक ट्रैक पर आएगी और ट्रैक के बाद उतर के रोड पर चलने लगेगी। आपका जवाब होगा नहीं। जहाँ तक ट्रैक है वहाँ तक ये गाड़ी जाएगी। ये ट्रैक पुल पर से पार कर रहा है तो गाड़ी भी पुल पर से पार कर जाएगी, नदी के पानी में नहीं जाएगी, पानी से ऊपर से होकर के पुल पर से निकल जाएगी। अगर ये पहाड़ पर चढ़ गया ट्रैक तो ये ट्रेन भी पहाड़ पर चढ़ जाएगी।
यानी कि पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार का पथ है जिसको रेल कहा जाता है, और इस पर जो गाड़ियां चल रही है उसको रेलगाड़ी कहा जाता है। ये रेलगाड़ी जहाँ जहाँ ये रेल यानी रेलवे ट्रैक जहाँ जहाँ से गुजर रहा है, ट्रेन भी वहाँ वहाँ से गुजर जाएगी। यही बात तो हम आपको समझा रहे हैं कि इसी तरह से ये जितना चीज़ है, अरे आपका रेलवे ट्रैक जो है ज़मीन पर से गुज़र रहा है, नदी के ऊपर से पुल बना के गुजार रहे हैं, यानी जहाँ कुछ भी नहीं है हम हवा पर धर के टांग दिए हैं पाया वगैरह से पुल को, तो वो हवा पर से गुजर जा रही है, पहाड़ पर चली जा रही है वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से ये ईथर जहाँ जहाँ से गुजरता है, जिस तरह से आपके धरती पर एक विशेष प्रकार का रास्ता है उस पर ट्रेन चलती है, उसी प्रकार के आपके मीडियम में, वैक्यूम में, आपके मटेरियल्स में जो है ये विशेष प्रकार का माध्यम ईथर है हाइगन के अनुसार, और इसी ईथर से होकर के प्रकाश गुजरती है। जहाँ जहाँ ईथर है वहाँ वहाँ से प्रकाश गुजरती है। अब हमको समझ में आ रहा है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ईथर, सबसे पहले ईथर, तो क्या करें कि ईथर हाइगन द्वारा कल्पित एक माध्यम है जो समस्त ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड के सभी पदार्थों में, निर्वात में भी पाया जाता है। इसका प्रत्यस्थता इलास्टिसिटी मैक्सिमम और डेंसिटी, इलास्टिसिटी मैक्सिमम और डेंसिटी मिनिमम होता है, जिसके कारण इसे व्यवहार में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी माध्यम से होकर प्रकाश गमन करता है। ये बात आपको ईथर के बारे में बताया। और हाइगन ने शुरू में ये बताया कि प्रकाश लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन नहीं, बाद के वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया कि प्रकाश लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, बल्कि प्रकाश ट्रांसवर्स वेव है। तो चलिए, ट्रांसवर्स वेव है। और हाइगन ने जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया, तो हाइगन के अनुसार वेव थ्योरी, हाइगन के अनुसार ये क्या है कि दो मान्यताएं, हाइगन्स वेव थ्योरी की दो मान्यताएं हैं, जिसमें से हम लोग क्या बोलते हैं, एक ये मान्यता है, तो हाइगन ने बताया कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है तो उसके गिर्द स्थित सभी ईथर के कण, ईथर पार्टिकल वाइब्रेट हो जाते हैं, कंपन करने लगते हैं। एक ही फेज में वाइब्रेट होने वाले ईथर के कणों को एक तल द्वारा मिलाई जाए तो इस तल को वेव फ्रंट कहा जाता है। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर एक कैंडल है, इस कैंडल के ये चारों तरफ ईथर का पार्टिकल है, ये सब ईथर का पार्टिकल है, ऐसा मान लिया, ये ईथर के पार्टिकल्स हैं, ऐसा मान लिया। जब इसमें आग पकड़ाई जाती है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश सिमेट्रिकली उत्सर्जित होता है। तो अब क्या है कि इसमें से जब प्रकाश उत्सर्जित होता है सिमेट्रिकली, तो इसके द्वारा, इस प्रकाश के कारण जितना भी ईथर के कण हैं
वो सब वाइब्रेट हो जाते हैं, सब कंपन करने लगते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार बाल्टी के स्थिर पानी के बीच में एक उंगली का थोड़ा सा भाग पार्शियली डाल के और हिला दें तो पूरा का पूरा पानी का तल वाइब्रेट हो जाता है, उसी तरह से ये ईथर के कण वाइब्रेट हो जाते हैं। और एक ही फेज में वाइब्रेट होने वाले ईथर के कणों को एक तल द्वारा मिलाई जाए तो ये मिला के एक तल द्वारा मिलाई जाए तो ये जो प्राप्त हुआ गोला, इसी गोला को हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं, यानी हम लोग तरंगाग्र बोलते हैं। हिंदी में तरंगाग्र बोलते हैं और अंग्रेजी में वेव फ्रंट बोलते हैं। अर्थात हम ये कहना चाहते कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं तो उसके गिर्द स्थित समस्त ईथर के कण वाइब्रेट हो जाते हैं। एक ही फेज में वाइब्रेट होने वाले ईथर के कणों को मिलाने पर जो तल प्राप्त होता है उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं, उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। अगर प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, बिंदु हो, छोटा हो तो वेव फ्रंट गोलीय होता है। यदि प्रकाश स्रोत लीनियर हो तो वेव फ्रंट सिलिंडरिकल होता है, सिलिंडरिकल होता है। और यदि प्रकाश स्रोत दूर हो तो वेव फ्रंट समतल होता है, वेव फ्रंट समतल होता है। आप कहेंगे कि ये सब क्या हो गया, माथा पकड़ लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। कल्पना कीजिए कि जाड़े का मौसम है, कुहासा बहुत ज़ोर का पड़ रहा है, काफ़ी धुंध है और आपसे कुछ दूरी पर जो इलेक्ट्रिक पोल है उस पोल पर वेपर लाइट जल रहा है। उस पोल के पास हैं आप तो उसका लाइट, उस बल्ब का लाइट आपको रोड पर फैला हुआ, अगल बगल के मकान के दीवारों पर फैला हुआ मालूम पड़ता है। परंतु उस पोल से दूर हट जाइए, 50-60 मीटर, 100-150 मीटर दूर हट के और तब उसको देखिए। कब? जब धुंध पड़ रहा है तब। तो आपको ये नहीं फील हो रहा है कि उस बल्ब का प्रकाश रोड पर फैला है, अगल बगल के मकान के दीवार पर, छत पर फैला है, बल्कि आपको वहाँ पर एक प्रकाश का गोला दिखाई देगा। इसी गोला को हम बोल रहे हैं कि वहाँ वेव फ्रंट है, वो वेव फ्रंट है। इसी प्रकार से ये चापाकल वाला जो पाइप होता है, जिसको हम लोग अपने चंपारण के भाषा में बम्मा भी बोलते हैं, इधर बम्मा 20 फीट लंबा है, इधर हम एक इसमें लाइट सोर्स लग दिया और उधर से बम्मा में देख रहे हैं तो आपको मालूम हो रहा है कि लाइट का एक रेखा, एक स्ट्रेट लाइन हमारे आँख में आ रहा है। नहीं, पूरा बम्मा में, पूरा पाइप में आपको बेलनाकार प्रकाश दिखाई दे रहा है, सिलिंडरिकल लाइट दिखाई दे रहा है। उसी को हम कह रहे हैं कि ये सिलिंडरिकल वेव फ्रंट है। और क्या है कि अगर प्रकाश स्रोत दूर है, जैसे सूरज है, चांद है, तो उसका प्रकाश इस पृथ्वी पर आपको जब दिखता है तो आपको तो मालूम होता है कि ये सब समतल है।
तो वही कहा कि प्रकाश स्रोत दूर हो तो वे फ्रंट समतल होता है। एक पॉइंट ये याद रखिए, एक पॉइंट ये याद रखिए कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है तो उसके गिर्द स्थित समस्त ईथर के कण वाइब्रेट हो जाते हैं। एक ही फेज में वाइब्रेट होने वाले ईथर के कणों को मिलाने पर प्राप्त सरफेस वेव फ्रंट कहलाता है। प्रकाश स्रोत बिंदु हो तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है। प्रकाश स्रोत लीनियर हो तो वेव फ्रंट सिलिंडरिकल होता है। और प्रकाश स्रोत दूर हो तो वेव फ्रंट प्लेन होता है, समतल होता है। दूसरी मान्यता के बारे में मैं बोलूं कि इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी। सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी, हाइगन्स सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी, यानी कि हाइगन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। अब क्या है कि हाइगन ने इसके संबंध में बताया कि वेव फ्रंट पर स्थित समस्त ईथर के कण, वेव फ्रंट पर स्थित समस्त ईथर के कण नया प्रकाश स्रोत बनकर प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं, जो प्रकाश के वेग से प्रकाश की भांति सरल रेखा में गमन करते हैं। इसे सेकेंडरी वेवलेट कहा जाता है, यानी द्वितीयक तरंगिका कहा जाता है। और किसी क्षण आगे बढ़ते हुए सेकेंडरी वेवलेट का आवरण खींचा जाए, इन्वेलप खींचा जाए, तो वह इन्वेलप उस समय नए वेव फ्रंट की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिसे सेकेंडरी वेव फ्रंट कहा जाता है। मतलब ये कि ये आपको सब ईथर का पार्टिकल है, इसमें से कोई ये वेव फ्रंट पर से कोई ईथर का पार्टिकल ले लिया, तो इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट बोलेंगे इसको। और क्या है कि ये ईथर का कण नया प्रकाश स्रोत बन जाते हैं और प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं। ये प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं। इसी प्रकाश को हम लोग सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं, द्वितीयक तरंगिका बोलते हैं। और क्या करें कि यह प्रकाश के वेग से प्रकाश की भांति सरल रेखा में गमन करता है, यानी जिस प्रकार से जिस स्पीड से प्रकाश गमन करता है उसी स्पीड से ये भी गमन करता है। जिस तरह प्रकाश स्ट्रेट लाइन में चलता है उसी तरह ये भी स्ट्रेट लाइन में चलता है। और आगे क्या कहा कि किसी क्षण आगे बढ़ते हुए सेकेंडरी वेवलेट का आवरण खींचा जाए, इन्वेलप खींचा जाए, तो यह इन्वेलप उस समय नए वेव फ्रंट की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिसे सेकेंडरी वेव फ्रंट कहा जाता है। सेकेंडरी वेव फ्रंट कहा जाता है, द्वितीयक तरंगाग्र कहा जाता है। और जैसे जैसे सेकेंडरी वेवलेट आगे बढ़ता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट का आकार बढ़ता जाता है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, और जो कुछ भी हमने बताया उसको दिमाग में चलाइए और अपना नंबर भेज दीजिए हमको। आज रात में हम एक ग्रुप बनाएंगे और आप लोगों को नोट्स भी भेज देंगे और होमवर्क का क्वेश्चन भी भेज देंगे। तो रहने दीजिए इतना ही। थैंक यू।